कैसे है आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। और सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का कब है हमें ये बता दें, ताकि इसके अकॉर्डिंग तैयारी और बेहतर से बेहतर किया जाएगा कम समय में। और फिलहाल हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, जो कि 6 तारीख को कुछ बच्चों को होने वाला है। इसको लेकर लेकर के बहुत बनना के प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, क्या होगा हमारा, ऐसे आपके मन में काफी सारा सवाल आता है कि भाई हम कैसे देंगे, इंटरन कैसे देंगे, क्या हमसे पूछा जाएगा, रूल्स क्या रहेगा उसमें। इसके इस सब को लेकर के हम आपको मन में जितना भी डाउट वो सब आज क्लियर हो जाए। तो चलिए हम आपको टॉपिक लाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटीआई के, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे यहाँ भाईरा में पूछा जाता है आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी बच्चे को नहीं पता रहता है। तो बेसिक जानकारी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो केवल आप फॉलो कर लीजिए, तो आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। भाईवा में भी, लिखित में भी, जो कुछ भी होगा प्रैक्टिकल के थ्रू उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर कुछ भी नहीं आता पिछले एक सालों में कुछ नहीं किया तो बेहतर हो सकता है। बाकी 1-2 दिन में बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम थोड़ा अधिक मेहनत कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं आईटीआई का फुल फॉर्म। आरएससी का भी फुल फॉर्म अधिकांशतः स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो वो भी हम आपको बताते। तो बाकी ये सब आप कोर्स अगर करना कोर्स कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि जो आपके इंस्ट्रक्टर सर होंगे वो आपसे जरूर पूछेंगे ये सब। जिसका हिंदी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वो भी बता देता हूँ, समझ आएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और उसके बाद आरएससी का जो आपका ग्रेड है वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जिसका हिंदी होता है प्रशिक्षण एवं वातानुकूल तकनीक, जो कि आप ये सब याद करें। और इसको संचालित करने के लिए जो होता है आईसीबीटी होता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित होता है। और ये डीजीटी इसको कंट्रोल करती है। जो डीजीटी होता है वो इसको एग्जाम वगैरह जो कुछ भी अगर नियम वगैरह लगाना होता है, जो कुछ भी अपडेट करता है वो डीजीटी के द्वारा किया जाता है। वो सभी आपको याद रखना जरूरी है। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसके बाद उसको कंट्रोल करते हैं, उसका भी आपको पता होना चाहिए। इसको कंट्रोल वगैरह बोल करता है। डीजीटी का हो जाएगा आपका डायरेक्टोरेट जनरल इंजीनियरिंग। उसके साथ बेसिक टूल्स होता है आरएससी में यूज होने सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक टेबल पे टूल्स वगैरह दिया जाएगा जो भाई बाबू उस वक्त, और उस समय आपसे पूछा जाएगा कि मतलब इस टूल्स का क्या नाम है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो कुछ इस प्रकार से भी आपसे पूछा ही जाएगा, तो उसका भी नाम जान लीजिए। कुछ जो बेसिक इम्पोर्टेंट वगैरह है प्रॉपर पाइप होता है, एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिंपल सब इसी के टाइम इसका यूज होता है। उसके बाद एक के द्वारा आप जानते हैं रेट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है और रेजिस्टेंस को मेजर करता है, इसलिए इसको फ्लैग मेजर करते हैं। ठीक है,
और ये गैस सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर छोटा वाला, ये बड़ा सिलेंडर, ये आपके पास सिलेंडर होना चाहिए ताकि आप गैस रिफिल गैस जो भर सकते हो। कंप्रेसर चेक करना हो, प्रेशर वगैरह प्रेशर चेक करते हैं, और जो लिक्विड वगैरह रहते हैं वो सभी चेक करना है। इसके बाद ये हैको का भी करना भी सकता है, जैसे कंप्रेसर है, ये हैको का जो उपयोग होता है जब कंप्रेसर नया होता है तो उसका कुछ प्रेशर पहले से रहता है, एयर या कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो प्रेशर आता है उसको अपने बैग सब कर लेता है या अपने सब कर लेता है और एयर में छोड़ देता है। इसका काम बेसिकली यही होता है, जब हम एसी इंस्टॉलेशन करते हैं या पहले से कोई दूसरा गैस चार्जर होता है तो उसको बाहर निकालना रहता है, तो इसके द्वारा हम निकालते हैं पंप के द्वारा। और इसके बाद थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर के द्वारा देखते हैं कि हमारे टेम्परेचर क्या है रूम का, या कूलिंग कितना कर रहा है, वो सभी इफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद ट्यूब बटर का हमें यूज है छोटे पाइप, कॉपर पाइप का, और हमारा पाइप बहुत बड़ा है, उसको करने के लिए हमें बेसिकली इसका यूज करते हैं, क्योंकि हेक्सा ब्लेड के द्वारा जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें साइड में धार की तरह बन जाता है, जिससे हाथ वगैरह कटने का डर आता है और बर्रे भी आ जाता है। और इसके द्वारा हम कटिंग करते हैं तो बर्रे वगैरह कुछ भी नहीं आता है, उसे कटने वगैरह का कोई भी डर नहीं रहता है, ठीक है। और ये एडजस्टेबल रिंग होता है जिसके द्वारा हम नट बोल्ट को खोलते करते हैं, ठीक है। जो एडजस्टेबल के नाम से पता चलता है कि हम अपने उपयोग के अनुसार इसको एडजस्ट करके हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके बाद ये कॉपर पाइप देख रहे हैं, कॉपर पाइप बेसिकली पॉइंट टाइम यूज होता है, ठीक है। और ये जिसके द्वारा गैस चार्जिंग करते हैं कितने 8,410 का है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये 822 में रेफ्रिजरेटर जहाँ वहाँ पे ये यूज किया जाता है। और उसके साथ और भी टूल्स होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। और भी टूल बता देखिए, ट्यूब फेलियर हो जाएगा, इसका काम होता है मुख्य तक जो ट्यूब होता है उसका बेंड करना है, जो मोड़ना, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर गेज देखते हैं कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर क्या है या सक्शन प्रेशर क्या है। केवल एक ही प्रेशर देख सकते हैं, एक प्रेशर गेज, ठीक है। और ये कंपाउंड का देखा जाता है इसके द्वारा, ठीक है। और ये स्टेजिंग जो हमारा कॉपर पाइप होता है उसमें जो डायमेंशन लेने के टाइम में कुछ बनाना होता है तो इसके द्वारा भी हम उसको डायमेंशन बना देते हैं सेकंड टूल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक टूल के द्वारा कॉन्सिक टूल से आप ऐसे समझ यानी कि उसको ऐसे तो दबा देंगे कि हमारा प्रेशर रहेगा इस साइड उधर लग जाएगा या उधर काम करेंगे उधर का प्रेशर इधर नहीं आएगा, क्योंकि अधिकांशतः जो हम काम करते हैं वो भी प्रेशर देखा प्रेशर रेफ्रिजरेटर पूरा होता रहता है। तो हम यहाँ पे अगर बंद करते हैं तो यहाँ के बाद हम यहाँ काम कर सकते हैं। इसका यही पंचिंग उसके बाद भाग के द्वारा हम ये देखते हैं कि भाग को खोलने और बंद करने के लिए भाग का उपयोग किया जाता है। तो आरएसी का जो मुख्यतः मेन 4 पार्ट्स होते हैं वो हमको बता देते हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में मुख्यतः कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके नाम क्या है, काम क्या है, ठीक है। तो पता नहीं प्रेशर हो जाएगा कंडेंसर हो जाए कंडेंसर भाग हो जाएगा और इसका क्या था जो उपयोग होता है आरएसी में। आपको ये मेन 4 पार्ट का नाम बेसिकली ऑल टाइम हमेशा जब तक आप आरएसी में काम करेंगे आरएसी का करें तो ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए, क्योंकि यानी मेन मुख्यतः 4 भाग होते हैं जिसके द्वारा पूरा आरएसी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। ये कंप्रेसर हो गया, इसका काम तो होता है कंप्रेसर, आप इसके नाम से ही बाकी प्रेशर
मतलब प्रेस करना होता है इसमें, तो क्या होता है आप उसमें जो कंप्रेसर में जो हमारा जो प्रेशर आता है रेफ्रिजरेंट रहता है उसको जो लो प्रेशर में उसको हाई प्रेशर में करता है, ठीक है। और उसके बाद कंडेंसर हमेशा इसका उपयोग होता है कंडेंस करना, कंडेंसर इसका नाम हो जाएगा जो हमारा हाई टेम्परेचर उसको लो टेम्परेचर में कंडेंस करना। और उसके बाद एक्सपेंशन उपयोग होता है प्रेशर को कम करना, प्रेशर को कम करना। और इवेपोरेटर जो होता है इसके द्वारा कूलिंग उत्पन्न होता है, इवेपोरेटर के द्वारा कूलिंग उत्पन्न होता है, ठीक है। और अब बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है, कब ये वेपर से लिक्विड बदलता है और कब यह लिक्विड से वेपर बदलता है। क्योंकि अगर यही मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आरएससी प्रैक्टिकल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, इसका डिटेल्स में थोड़ा बताऊं तो ये ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझेंगे। रेफ्रिजरेशन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं, कंप्रेसर इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इधर डिस्चार्ज हो जाएगा और ये इसको सक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन के द्वारा हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कंडेंसर हो जाएगा और ये वेपर अवस्था में रहेगा। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो अवस्था रहेगा इसका वो वेपर अवस्था में रहेगा, ठीक है। ये वेपर वाष्प में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कंडेंसर में जाने के बाद ये इसका जो टेम्परेचर आता है वो कंडेंस हो जाएगा। प्रेशर इसका नियम ध्यान रहेगा, तो प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ टेम्परेचर कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद ये पेपर से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर इसका रहता है, आप ध्यान रखिए प्रेशर वही रहता है तो डिस्चार्ज लाइन के द्वारा यहाँ कंप्रेसर से निकला है। इसके बाद में जो इसका प्रेशर जैसे जैसे कम होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लिक्विड रहता है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिक्विड बन जाता है, क्योंकि कंडेंस तापमान भी है पूरा प्रॉपर लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। वो अर्ध लिक्विड में रहता है और इसके बाद एक्सपेंशन भाग से फ्लो जब होता है तब ये प्रॉपर लिक्विड में बदल जाता है और जहाँ पर इसका प्रेशर हो जाता है इसका प्रेशर भी कम हो जाता है। हाई प्रेशर का वो लो प्रेशर का बदल जाता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ एक्सपेंशन भाग के बाद यह आ जाता है इवेपोरेटर को, इवेपोरेटर में इसका असली प्रोसेस शुरू होता है जो कि हम लोगों को जरूरत होता है। यहाँ पे यह कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद ये जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट आता है उसमें जैसे लास्ट वाले होता है इसके बाद से ये रेफ्रिजरेंट और जो हमारा लिक्विड में था यह भी अपना वेपर में बदलने लगता है, ठीक है। और उसके बाद ये वेपर के बाद सक्शन लाइन होता है, ये कंप्रेसर में चला आता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखें कि इस साइड को जो कहते हैं सक्शन लाइन, ठीक है। और कंप्रेसर के इस साइड वाले भाग को डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। और इस कंडेंसर के बाद वाले लाइन को लिक्विड लाइन कहते हैं, लिक्विड लाइन। हम बात करेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है, क्योंकि आपके साथ वर्कशॉप में कुछ चीजों का तो आपसे पूछा जाएगा, नहीं होगा तो भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपके घर में या आसपास में जरूर देखते होगा तो इससे आपको जरूर पूछा जाएगा कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है। तो चलिए ये डाउट क्लियर करते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो सबसे पहले उसका कंप्रेसर सबसे नीचे में फिट रहता है, ठीक है। और कंप्रेसर का काम आप आपको बताएं कि वो उसका कंप्रेस करना रहता है, तो रेफ्रिजरेटर को कंप्रेस करके कंडेंसर को भेजता है और कंडेंसेशन की क्रिया होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर रहता है उसको कंडेंस करता है। उसके बाद कंडेंसर एक्सपेंशन भाग को भेज देता है। और हाँ आपको ये बता दे कि रेफ्रिजरेटर में जो कमर्शियल यूज होता है उसी में मतलब एक्सपेंशन भाग यूज होता है, बाकी में डोमेस्टिक में यूज होता है उसमें कैपिलरी ट्यूब लगा दिया जाता है जिसका डायमेंशन कम रहता है। डायमेंशन कम होने की वजह से उसका प्रेशर कम जाता है, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब के होने के बाद वो इवेपोरेटर को भेज देता है, इवेपोरेटर उसका खेला शुरू होता है, वहां पर वो कूलिंग करना शुरू कर देता है जिससे हम लोगों को
जो भोजन वगैरह रहता है वो खराब होने से बच जाते हैं। और बेसिकली रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस जो है मैकेनिकल प्रोसेस ऐसे ही वर्क करता है। और ये देखिए वायरिंग डायग्राम जो कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में इस तरह बाकी आपको प्रोवाइड हो जाएगा एकदम मस्त क्वालिटी के साथ। बाकी आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये जो हो जाएगा अपना रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर वायरिंग डायग्राम ये रेफ्रिजरेटर वायरिंग डायग्राम भी आप जान सकते हैं। और आपके मतलब रिटर्न आपसे लिखवाया जाएगा और वहाँ कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। वो बस लास्ट स्टेप उसके प्रैक्टिकल का डिटेल जाओ उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे कि कैसे लिखना है। अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो जो मेन टॉपिक बता रहे बात बता रहे हो आप जरूर उसको लिख दीजिएगा। हाँ तो एक बात ध्यान आप लोगों को रखना है कॉपी या पेज खाली नहीं छोड़ना है। पेज खाली नहीं छोड़ना है आपको। बस अगर कुछ नहीं आता है जैसा चाहिए लिख दीजिएगा बस खाली या गाली या सॉन्ग वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लिखिएगा ठीक है। और ये देखिए जैसे इसमें बताया कि रेफ्रिजरेटर में रिश्ता जो हमारे प्रिंसिपल है इसमें कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में रिश्ता परीक्षण यानी कि लीकेज का टेस्टिंग करना है ठीक है। उसके बाद वो केस और गैस चार्जिंग मतलब वैक्यूम करके उसका गैस चार्जिंग करना है। तो इसमें हमारा मेन इम्पोर्टेंट रोल क्या होने वाला है वो सब और उपकरण क्या लगेगा सावधानी क्या बरतनी है काम कैसे करना है सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब आपको लिखना पड़ेगा ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप लिखिएगा ध्यान पूर्वक। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा मेरा हमारा से कोई भी काम करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ठीक है। उस उद्देश्य में लिखना है क्या उद्देश्य जैसे ये काम हमारा हो जाएगा उद्देश्य वो आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा कि मतलब क्या प्रैक्टिकल में ये लिखना है वो लिखना है डायग्राम लिखना है ऐसा लिखना है। बाकी बस ये समझाने के लिए आपको हम ये बता रहे रेफ्रिजरेटर में लीक टेस्ट करना है वैक्यूम करना उसके बाद बेचा देगा ठीक है। तो हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि ये हमें रेफ्रिजरेटर में रिश्ताओं परीक्षण वोकेशन यानी कि वैक्यूम करना और गैस चार्जिंग करना ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये उद्देश्य लिखना ही लिखना है उद्देश्य करो उद्देश्य ठीक है। उसके बाद ये ऊपर उद्देश्य आफ्टर में उसके बाद जब से आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्या मतलब जो उद्देश्य है वो रेफ्रिजरेटर में साफ परीक्षण और गैस चार्जिंग करना है या लीक टेस्टिंग करना है या डायग्राम बनाना है किस तरीके से काम करना ठीक है। उसके बाद काम करने के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा क्या क्या टूल्स लगेगा वो सभी साथ में लिख रहा है। उसके बाद जैसे ये स्टेप एक स्टेप पूरा करने के फाइनल स्टेप आपका हो जाएगा ठीक है। उसके बाद एक दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा आवश्यक आप ये ध्यान रखेंगे स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखेंगे ध्यान से लिखेंगे ठीक है। ये दूसरा स्टेप में हो जाएगा आवश्यक उपकरण आप क्या क्या टूल्स यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ठीक है। तो वो जैसे देखिए इसमें यूज होने वाला है नाइट्रोजन गैस सिलेंडर गैस चार्जिंग लाइन वैक्यूम पंप हार्ड की जूनियर कम्युनिकेशन नेशन प्लाई थ्रेड स्टील टेप हाई प्रेशर गेज ब्लो जैम रेती ब्रेचिंग रॉड शॉक सॉल्यूशन पिंच ऑफ प्लायर रेंचिंग सेट ट्यूब कटर फ्लैरिंग टूल एडजस्टेबल रेंच फ्लेयर नट कॉटन बेस्ड टॉप बेस्ड रेफ्रिजरेट सिलेंडर ये 21 टूल्स और इक्विपमेंट और जो हमारा यानी कि इतनी में बात करता आवश्यक उपकरण औजार सभी है वो इतना लगने वाला आप इससे ज्यादा लिख सकते बट अगर कुछ नहीं आता तो जितना इक्विपमेंट है ना वो लिख दे भर देते ठीक है। दूसरा स्टेप में हो जाएगा कि सावधानी है इसमें सावधानी क्या करते हैं ठीक है। ये हो जाएगा अपना तीसरा स्टेप ध्यान रखो तीसरा और ये हो जाएगा आपका तीसरा स्टेप सावधानी आप इस काम जो कीजिएगा तो उसमें सावधानी क्या बरती है कैसे कीजिएगा जिससे आपको किसी भी प्रकार को आपको या आपके साथी को किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी ना हो ठीक है। इसमें ये आपका सावधानी जैसे इस काम को करने के लिए क्या क्या सावधानी अपनाया उसमें हो जाएगा लीकेज टेस्ट करने के लिए संपूर्ण सिस्टम पर सॉफ्ट सॉल्यूशन डालना चाहिए ठीक है।
और गैस लीकेज की प्रोसेस में प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताया प्रैक्टिकल लिखा गया उसमें, ठीक है। और गैस चार्जिंग करने से पहले सिस्टम में वैक्यूम जरूर चेक करना चाहिए और सभी ज्वाइंट लीक प्रूफ होना चाहिए, ना कि वो लीकेज वगैरह कुछ भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। गैस चार्जिंग करते समय एम्पियर भी मापना चाहिए साथ में, ठीक है। और उसके बाद चौथा स्टेप हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कार्ड को कैसे किए वो पूरा प्रोसेस लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप जब वर्कशॉप में जाएंगे तो रिटर्न में ये सब आपको लिखने को लिए बोलेगा, उस समय आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और ये कार्ड विधि हो जाएगा। और उसके बाद आप वर्कशॉप में जाइएगा तो जो आप प्रोसेस लिखिए कैसे कैसे सावधानी लिखिए, उद्देश्य क्या था आपका, क्या क्या इक्विपमेंट लगा है, ये सारी प्रोसेस है आपसे पूछी जाएगी, वायदा के दौरान पूछी जा सकती है, या वर्कशॉप में आपसे पूछा जाएगा कि ये काम कैसे किए हैं, हमें पूरा करके दिखाइए बताइए, ठीक है। फिर चौथा स्टेप हो जाएगा कार्य विधि, कार्य को आप किस तरीके से कर रहे हैं, सावधान से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो हमारा टास्क था इसमें दिया गया, इसमें तीन वर्क आपको दिया गया था, वैक्यूम करने का, उसके बाद गैस चार्जिंग का दिया है। इसमें पहला जो है हमारा रेफ्रिजरेटर साफ परीक्षण एवं उसे ठीक करना है, तो इसमें क्या करना है, पड़ता हूँ सभी बहुत जल्दी। और उसके बाद अब सिस्टम के सारे ज्वाइंट चेक करें और सभी ज्वाइंट को सूती कपड़े से साफ करें और यह बोलते हैं किस ज्वाइंट पर आए जमा है या भागी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा सिस्टम को मुक्त करने के लिए कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन कटर से काटे और प्लेयर बनाए, जैसे यहाँ पर दिखाई 1 2 3 4 इस तरीका से बोल्ट में लिखना है। सावधानी से बोल्ट अक्षर मिलेगा कि सामने वाले को पता चला कि कुछ लिखा है, और लिखावट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं कुछ भी आता लिखावट वगैरह और प्रोसेस अगर अच्छे से लिख दिए तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। और आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा वर्कशॉप में। बाकी है स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन एवं गैस चार्जिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, सभी औजारों को कार्यबद्ध बनाना, ठीक है। उसके बाद अब सिस्टम में गैस चार्जिंग करने के लिए ट्यूब कटर की सहायता से कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन काटे और उसे प्लेयर बनाना। गैस के एक पोर्ट को जोड़े तथा दूसरा पोर्ट वैक्यूम पंप से जोड़े और सिस्टम को वैक्यूम करे। और चौथा हो जाएगा वैक्यूम पंप होने के बाद वैक्यूम पंप से प्रेशर हाथ को बंद करें तथा वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोलें तथा रेफ्रिजरेटर सिलेंडर में गैस चार्जिंग पाइप को जोड़ देंगे, ठीक है। कार्य से आपसे पूछा जाए, एसपीके से आपसे गैस चार्जिंग पूछा जाए, ये रेफ्रिजरेटर में गैस चार्जिंग पूछा, सब एक ही कुछ आपने सब जो बता रहे वही, ठीक है। ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, बट अब शब्द का सभी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, न किसी भी प्रकार का गाना वगैरह सुनना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपका जो नंबर जो भी मिलने वाला रहेगा उस समय भी आपको काट लिया जाएगा। तो ये बात सब आप ध्यान में रखें, जो जरूरी है बात से ध्यान रखें। और मतलब स्टेप करना है, अब सिलेंडर का भाग खोलिए, जैसे रेफ्रिजरेटर उसको तो लगा दिया, अब उसको सिलेंडर का भाग खोलेगा। उसके बाद प्रेशर पोर्ट के भाग को थोड़ा खोलिए, थोड़ा धीरे धीरे खोलना, एक ही बार पूरा नहीं खोलना, ठीक है। देखिए कि हमारा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारे प्रेशर देखते रहेंगे कि प्रेशर एयर वगैरह से क्या ले रहा है। इसमें चार्जिंग लाइन की वायु बर्स्ट हो जाएगी और भाग बंद करेगा, सर्विस सिलेंडर को उल्टा रहेगी। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, किताबी लैंग्वेज में जो बता रहे हैं आप अपने शब्द में आपको जिस तरीके से सटीक लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रेशर गेज के भाग को खोलिए, छठा स्टेप है प्रेशर गेज के भाग को धीरे धीरे गैस चार्ज करें। प्रेशर गेज में 10 PSI प्रेशर बता देने पर भाग बंद कर दे और सिस्टम को चलाएं तथा सिस्टम की सप्लाई लॉन्ग पिस्टन रहा है और एम्पियर में और सिस्टम चलने से पहले सारी मुझे सिस्टम में चली जाएगी। फिर प्रेशर गेज भाग को 15 सेकेंड के अंतराल हल्का हल्का खोले
जब तक सिस्टम में उचित रेफ्रिजरेंट ना चला जाए, ठीक है। एडवांस ठीक हो जाएगा सिस्टम में, तो क्या गैस चार्जिंग होने पर सिलेंडर का भाग बंद कर दे और प्रेशर गैस का भी भाग बंद कर दे। उस सिलेंडर प्रेशर गैस फोर्स से खोलिए तथा कंप्रेसर कीजिए। चार्जिंग लाइन को पिंच ऑफ प्लायर से बंद कर दे, पिंच ऑफ प्लायर से बंद कर दे। अब सिस्टम के प्रेशर हटाएं। अब सिस्टम से प्रेशर के हटा दे तथा कंप्रेसर चार्जिंग लाइन को प्रेस करके सील कर दे। अब उसके बाद में क्या हमारा जो वर्क प्रोसेस था वो काम देखिए। अब उसके बाद आपको परिणाम में लिखना पड़ेगा, क्या इस परिणाम में हमने सफलता पाया नहीं पाया, कुछ इस प्रकार से सीधा डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि सफलता पूर्वक कुछ जो 2 लाइन और 10 टूल्स ये बोर्ड में और अच्छी तरीका से लिखना है। और एक लाइन लिखना नहीं आता है तो जैसा और उसके बाद लास्ट में आपको ये परिणाम, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं ध्यान से यही चेक करते हैं आपने आपका उद्देश्य क्या था, सावधानियां क्या था और उपयोग किया और उसके बाद लास्ट में आपका परिणाम जो देखता है कि आपने क्या किया, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है सफलता पूर्वक, ये आप जरूरी है सफलता पूर्वक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर साफ करना और गैस चार्जिंग जैसा कुछ नहीं हो तरीका से है इसमें भी लिखना है सफलता पूर्वक। ध्यान सफलता पूर्वक हमने रेफ्रिजरेटर में आरएसी में आइस कंट्री प्लांट में कमर्शियल में जैसे स्पीड एसी में इसमें रिसाव परीक्षण किया, प्रेशर किया, गैस चार्जिंग किया, कंप्रेसर का डिसमेंटलिंग किया। तो डायरेक्टली ऐसे सफलता पूर्वक हेडलाइन सब होने जो सब परिणाम होगा जो लास्ट का होता है परिणाम वो मेन हेडलाइन समय बोल्ड करके बोल्ड करके और नीचे का जैसे ये होगा उस बाद जस्ट नीचे यहाँ से लिखना आराम होगा, ठीक है। हाँ तो अब लास्ट के बाद है फाइबर पर जो आपसे वर्कशॉप में पूछा जाए। फाइबर सब्जेक्ट वो इंटर आपसे 3-4 सौ रहेगा, आपके इंस्ट्रक्टर आपके सीआई को हो जाए या शायद हो सके तो प्रिंसिपल सर भी आपके साथ वहाँ मौजूद रहेंगे और आपसे 4-5 रहेंगे आपके बीच टूल्स वगैरह दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा स्कूल का क्या नाम है, कहानी है, क्या करता है, तो टूल्स वगैरह के बारे में बताई दिए सबसे ऊपर फर्स्ट टाइमिंग वो सब ध्यान से समझ ले और देख ले, ठीक है। अब उसके बाद हाँ आप जब वाइवा देंगे तो उसमें आपका माइंड एकदम पूरा प्रोजेक्ट उस समय होना चाहिए, ना कि आपका ध्यान कहीं हो। और अगर जो कुछ भी आपके सामने टूल्स रहेगा वो जो मैं मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स रहेगा वो हम बताई थी वीडियो में, शायद ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूजन ना नहीं है, जो टूल्स बताया है उसे ध्यानपूर्वक बताना है कि सर इसका ये नाम है, इसका ये काम है। और जितना पूछेंगे ना उतना ही बताना, अपने मन से ये नहीं है कि हमें ये वो जो कुछ भी आया वो ऐसा नहीं करना। गाले से साल के खेल रहे और हम वाइवा में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल में क्या किया, क्योंकि आपसे रिटर्न भी लिखवा दिया गया, वर्कशॉप में भी पूछा जाएगा। जब आप उस काम को करने के लिए बोला कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बाद वाइवा में चीजें पूछ लिया जाएगा। तो ये सब आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट पे, और वो नेक्स्ट ओनली सीबीटी का चलेगा जो कि
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन सब रहेगा। क्या आप वो क्वेश्चन कर ले ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।